आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत करेंगे जिस तरीके से कल असेंबली इंतखाबात का आखिरी मरहला था और आज जिस तरीके से जो स्ट्रांग रूम है वहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। जम्मू की भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर स्ट्रांग रूम की बात करेंगे तो सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात जो है वहां पर किए गए हैं और कल आखिरी मरहला था और आज बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए भी स्ट्रांग रूम की निगरानी जो है वो हो रही है और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी, यानी कि जो नताइज है वो 8 अक्टूबर को सामने आएंगे और कल आखिरी मरहला था और आज देखने को मिल रहा है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। स्ट्रांग रूम में सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा इंतजामात किए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ड्रोन की मदद भी ली जा रही है इस बीच, ताकि जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो साफ और शफाफ तरीके से सामने आए। और कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजामात जो है वो किए गए हैं। कुछ जम्मू की तस्वीरें आपके सामने हैं और हमारे नुमाइंदे भी क्या कुछ सूरत हाल है और कश्मीर में क्या कुछ तैयारियां हैं वोटिंग को लेकर, उस हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। और कल आखिरी मरहला था और जहां पर आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद ये पहला इलेक्शन जम्मू कश्मीर में था और काफ़ी वक्त से यहाँ पर इलेक्शन की मांग की जा रही थी और जिस तरीके से देखने को भी मिला कि लोग बाहर निकले, लोगों ने वोट का भी इस्तेमाल किया और टर्नआउट भी काफ़ी अच्छा रहा इस बार। और जहां पर कल आखिरी मरहला था और 18 सितंबर को पहला फेज था और उसके बाद 25 सितंबर को दूसरा फेज हुआ और कल आखिरी जो फेज था वो हुआ और 3 फेज में जो इलेक्शन थे, असेंबली इलेक्शन, वो करवाए गए हैं। और कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और जहां पर ड्रोन के जरिए जो स्ट्रांग रूम है उसकी निगरानी वहां पर की गई है और कल शाम को ही जो ईवीएम है उन्हें स्ट्रांग रूम में पहुंचाया गया था और काफ़ी सिक्योरिटी के बीच उन्हें पहुंचाया गया था और उसके आसपास जो है काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। सिक्योरिटी वहां पर पहुंची है और 8 अक्टूबर को जो नताइज है वो सामने आने हैं। और जहां पर कल आखिरी मरहला था और कल जम्मू ज़िले के 11 सीटों पर जो वोटिंग है वो हुई थी और उसी पर जो तैयारियां हैं, अभी हम श्रीनगर चलेंगे जहां पर हमारे साथ इमरान नायको ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से, और वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं वोटिंग को लेकर उस हवाले से जो है मालूमात फराहम करेंगे। तो इमरान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि जो 3 फेज के इलेक्शंस थे वो कल कंप्लीट हो गए, तो श्रीनगर में काउंटिंग अब होने को है और 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट है वो अनाउंस होंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो 3 फेजेस के इंतखाबात हुए, पोलिंग हुई है, इंतहाई पुरअमन तरीके से ये पोलिंग हुई है और जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक है, चूंकि 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी और इस सिलसिले में पहले से ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी है और जो भी ईवीएम्स है उन्हें स्ट्रांग रूम्स में रखा गया है और सिक्योरिटी भी हम वहाँ पे तैनात कर दी गई है और कुल मिला के जो 8 अक्टूबर को वहाँ पे SKICC में काउंटिंग होगी और इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात किए गए हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं और जो ऑब्जर्वर्स है वो उनको भी वहाँ पे डिप्यूट किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में बड़ी पुरअमन तरीके से काउंटिंग हुई थी SKICC में, चूँकि उस वक्त तीनों सीट्स का काउंटिंग कंट्रोल रूम था, लेकिन आज SKICC में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट
के जो सेगमेंट्स है वहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। तो इस सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से इंतजामात भी किए गए हैं और दीगर जो लवाजमात है, जो चीज़ें हैं, जो भी इक्विपमेंट्स है, उनको जी भी पहले से ही वहाँ पे रखा गया है। जी इमरान, जहां पर 10 साल के बाद ये इंतखाबात हुए थे और काफी लंबे अरसे से लोगों की मांग थी कि यहां पर जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाए जाए, और जहां पर श्रीनगर की बात करेंगे तो इंतखाबी अमल के दौरान कोई चैलेंजेस सामने आए वहां पे? देखिए, कुल मिला के अगर आप जी कश्मीर वैली की 47 असेंबली सेगमेंट्स पर नजर दोहराएंगे, माइनर कुछ क्लैशेस हुए हैं कहीं कहीं जगहों पे पोलिंग बूथ्स पे, लेकिन चूंकि उसमें कोई बड़ा इशू नहीं हुआ, ना कहीं पे एफआईआर लॉन्च करना पड़ा, तो कुल मिला के पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई है तमाम असेंबली सेगमेंट्स में, अजला में, स्पेशली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जहां तक हम बात करते हैं। हालांकि हमेशा ये खदशा रहता था कि जब कश्मीर में वोटिंग होती है, जब कश्मीर में पोलिंग होती है, तो अनटोवर्ड इंसिडेंट्स का खतरा लाहक रहता था। और चूंकि बाइकआउट कॉल भी हुआ करती थी, यहाँ से दूसरे एलिमेंट्स या ग्रुप्स का भी खौफ हुआ करता था। लेकिन पार्लियामेंट इंतखाबात के सक्सेसफुल इनेकाद के बाद अब जो असेंबली इंतखाबात है वो भी इंतहाई पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर जी हुए। लेकिन जी इमरान, ऐसा जहां पर काफी कुछ ये अहम इंतखाबात माने जा रहे हैं और जहां पर 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट है वो अनाउंस होने वाला है, तो इस इंतखाबी दौर के नताइज किस तरह तब्दीलियां ला सकते हैं श्रीनगर में? यकीनी तौर पर ये इंतखाबात कई जावियों से या कई अमूर से हम देखें, डिफरेंट एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो तब्दीली इसमें ला सकते हैं। वो पहला ये कि किसी भी मुल्क में ये डेमोक्रेटिक राइट होता है कि लोग जी अपने नुमाइंदे को इंतखाब करें, नुमाइंदे को चुने। चूँकि यहाँ 10 साल से कोई इंतखाब नहीं हुआ था, असेंबली का इलेक्शंस नहीं हुए थे, और 2018 से यहाँ कोई अवामी या पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, जिसके लिए लोगों की डिमांड भी थी और लोगों का ये जमहूरी और आईनी हक भी था। और चूंकि अब 10 साल के बाद या 2018 के बाद यहाँ अवामी हुकूमत कायम होगी, तो यकीनी तौर पर कई सारी जो चीजें जी हैं जी, वो चलिए बहुत बहुत फील शुक्रिया होगी, और इमरान खासकर जानकारी आप देने लोग के लिए। जो इमरान है आपको श्रीनगर से जानकारी दे रहे थे कि जहां पर कल जो इलेक्शन है वो तीनों फेज में कंप्लीट हो गए और अब काउंटिंग के हवाले से जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ तैयारियां जो है श्रीनगर में की जा रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के तालीमी महकमे और हायर एजुकेशन के ताउन से महात्मा गांधी की 155वीं सालगिरह का इनेकाद राजभवन ऑडिटोरियम श्रीनगर में किया गया। इस तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद। 30,000 रुपए की नकद राशि, मोमेंटो और सर्टिफिकेट के साथ बल्कि सृजन के और संकल्प के सपने उनकी आंखों में दिखाई पड़ते हैं। अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि रात 12 बजे तक बेखौफ होकर विभिन्न राजनीतिक दलों या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रचार कार्यों में जुटे हुए थे। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पिछले 4-5 वर्षों में भय मुक्त जम्मू कश्मीर की स्थापना करने में बड़ी सफलता मिली। आज मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहूंगा कि अमन और तरक्की की इस रफ्तार को हमें बनाए रखना है, निष्काम सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। नई पीढ़ी को ही आज ये समझने की आवश्यकता ज्यादा है कि आपके संकल्प, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल आवश्यक नहीं है, उसके साधन भी पवित्र होने चाहिए। अगर साधन हमारा ठीक नहीं होगा, संकल्प जितना भी अच्छा हो, हम संकल्प प्राप्त नहीं कर सकते। आपके सभी कर्मों में भेदभाव रहित समाज की परिकल्पना होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो बात बार बार शुमाली कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कहा कि वो मुस्तकिल जमानत के अहकामात की तवक्का कर रहे हैं। उन्होंने कलनगाम पुल का मुआयना किया और कहा कि बीजेपी का नया कश्मीर नारा अब बेनकाब हो चुका है क्योंकि लोग बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद ने वाज़ियात किया कि हुकूमत बनाना उनकी तरजीह नहीं बल्कि लोगों के हकूक के लिए लड़ना उनका अहम मकसद है।
परमानेंट बेल हमारी 5 तारीख को लगी है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ होगा। कितना बड़ा क्या रोल रहेगा? कोई बात नहीं, 8 तारीख का वेट करें। मेरे लिए हुकूमत बनाना न बनाना, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे लिए हुकूमत बनाना न बनाना कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा जनाब यह है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ, उस जारियत के खिलाफ आवाज़ उठा लो। अब आप देखेंगे कल शाम को इलेक्शन कैंपेन खत्म हुई, हुकूमत जो भी बनाएगा, उम्मीद है मुझे पूरी तरह से, अब आपको नए MLAs AIP को छोड़ के कहीं नजर नहीं आएंगे। आप लोग ढूंढेंगे उन्हें, लालटीन लेके नजर नहीं आएंगे। मैंने कल इसलिए अपील की थी कि कश्मीरियों, नॉर्थ कश्मीर के लोगों, शाम 6 बजे तक आपको काफ़ी भाव है, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। खुदा करे कि मेरी पेशेंगोई गलत साबित हो, लेकिन ये सही साबित होगी। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि लोगों के सेंटिमेंट और एस्पिरेशन का ख्याल रखें और साथ साथ में डेवलपमेंट का ख्याल। फिर अभी जहाँ बैठे हैं कुलनगाम ब्रिज, तो इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, दरारें पड़ी हैं, तो बीकन वालों से भी हमारी गुजारिश है कि आप इसका फ़ौरन नोटिस लें, ताकि एक हाईवे को कनेक्ट करता है, कुपवारा से बारामूला तक जाता है, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो आपकी वसादत से अभी मेरा गला भी बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, कि मैं बहसीत मेंबर पार्लियामेंट आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ, आपका ताबेदार हूँ, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि लोगों के काम करें। अब ये दादागिरी नहीं चलेगी, चाहे मैं जेल जाऊँ या यहाँ रहूँ। इन 18 असेंबली सेगमेंट्स में मैं एक काम इंश्योर करूँगा कि पटवारी से लेके रेवेन्यू कमिश्नर तक और बिजली के लाइन में से लेके चीफ इंजीनियर तक अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से निभाए। कोई साथी मुझे बंगरगुड़ पुल के बारे में बता रहा था, 20 साल से वहाँ पर काम चल रहा है, तुमिना का ब्रिज, उस पर 5-6 लोगों की कैजुअलिटी हुई। शर्म आती है कुछ पैसों के लिए, उतना पैसा मैं भी चौक में जमा कर सकता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, LG साहब से मेरी गुजारिश है कि आप ये चीज़ें देख लें। मेरे अपने गाँव का दुर्गसू लाश ब्रिज, उसके पायर और एडमिटमेंट मैंने बनाए, मेरे पीरियड में बने, जब मैं MLA था। हम जेल गए, वो भूल ही गए। ऐसे ही तुलवारी ब्रिज काफ़ी है, मतलब आप यहाँ का, फिर आप पट्टन में, टंगमर्ग में, बड़गाम में, मैं जहाँ भी मैं गया, सड़कों का हाल बुरा है। पानी की, मतलब गोशबुक इलाके में हमने देखा, वहाँ लोगों ने कसम खाई कि मरी हुई बिल्ली उस पानी से निकली, पीने के लिए कुछ नहीं है। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और दीगर अहम शख्सियत ने गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। 2 अक्टूबर को हिंदुस्तान के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर सदर हिंद, नायब सदर वजीर आजम मोदी और दीगर लीडरान ने उन्हें भी याद किया और खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर लीडरान ने खिराज अकीदत पेश करते हुए एक्स पर लिखा कि तमाम हम वतनों की तरफ से बापू को उनकी जयंती पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। उनकी जिंदगी और असूल, जो सच्चाई, हम आहंगी पर मुबनी थे, हमेशा हम वतनों के लिए एक मिसाल बनकर रहेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को फूलों की चादर भी पेश की। इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया और पैगाम में लिखा कि मुल्क के जवानों, किसानों और इज्जत नफ्स के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर इंतहाई इज्जत के साथ खिराज अकीदत पेश करता हूँ। कांग्रेस दफ्तर जम्मू में गांधी जयंती की तकरीब मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस के कारकुनान ने महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया, जबकि तकरीब की निगरानी कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने की। कारकुनों ने गांधी जी की खिदमत और नजरियात को याद करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। याद आती है कि महात्मा गांधी जी दोनों फ्रीडम से पहले भी उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, बाद में भी आर्किटेक्ट का रोल अदा किया और वहाँ पे जिनको रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर से आती थी, आज उस रियासत की हालत क्या है वो खुद समझ सकते हैं। आज उनके भी आंसू आते होंगे कि जो रियासत थी इकट्ठी थी, आज उस रियासत के 2 टुकड़े करके 2 यूटी में तब्दील कर दिया और हमें हमारी रियासत नहीं दी जा रही। और आज भी लोगों में गुस्सा यहाँ पे है कि जब डेमोक्रेसी बहाल करने की बात है और चीफ मिनिस्टर की पावरों को ख़त्म करके डाइल्यूट करके LG साहब को पावर दी जा रही है, तो जमहूरियत कहाँ पे है? वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री
जिनका नारा था जय जवान जय किसान। आज जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है। 700 किसानों की शहादत देने के बाद उनको आमदन जो दुगनी करनी चाहिए थी वो भाजपा नहीं कर पाई। वहीं पे अग्निवीर योजना दे के जवानों पे भी जख्म यहाँ पे उन्होंने कुरेदना का काम किया है। कांग्रेस कमिटेड है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जवानों को पक्की नौकरी मिलेगी और किसानों के हक की बात भी यहाँ पे की जाएगी। बापू जी को रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर में दिख रही थी, वो किरण है अभी की चली गई? किरण है, अब थोड़ी देर की बात है, नई सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, जो उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम कदम बढ़ाएंगे। क्या लगता है सर, 8 तारीख को जो नतीजे सामने आएंगे क्या? गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बाकी छोड़ दो। भला साहब, गांधी जी का जन्मदिन बस पूरा दुनिया मनाती है, शांति का उन्होंने दिया था। वही हमने देखा कि जिस तरह से ईरान ने कल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शोपियान ने 2 अक्टूबर को सफाई ही खिदमत प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मुहिम का मकसद मुकामी कम्युनिटी में सफाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही पैदा करना था। तकरीब में वकला और मकामी हुकाम ने अदालत के अहाते की सफाई में हिस्सा लिया। इस मौके पर सफाई की अहमियत पर जोर दिया गया और लोगों से स्वच्छ भारत अभियान के मिशन को जारी रखने की अपील की। जी अंजुमन शरीर शिया ने आज मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में शहीद आगा सईद हुसैन नसरुल्लाह की याद में मजलिस तरमीम का इनेकाद किया, जिसमें उलमा ने शिरकत की। बडगाम में चौथे रोज भी आज मार्केट बंद रही और इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस भी निकाले गए। देखिए, जहाँ तक इसराइली बर्बरियत का सवाल है, उनको कल रात को ही एक दंदान शिकन जवाब मिला ईरान की तरफ से, जब तकरीबन सुपरसोनिक 200 मिसाइल तल अवीव पे दागी गई और इस बात का पूरी तरफ से दुनिया में पैगाम चला गया कि अगरचे ये सुपर पावर्स हैं, अगर इनका दावा है कि हमारे पास हर तरीके का हथियार है, हमारे पास हर तरीके की इंटेलिजेंस है, लेकिन कल रात के ईरान के हमले से ये पूरी दुनिया को ये पैगाम गया कि अगर कोई सच में ताकत है, अगर कोई सच में कोई कुव्वत है, वो अल्लाह की ताकत है, वो अल्लाह की तरफ से कुव्वत है। जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं, जो अल्लाह पे ईमान रखने वाले हैं, असल में हकीकतन उन्हीं के पास ताकत है। और ये कल बात साबित भी हुई और पूरी दुनिया ने देखी। और जहाँ तक शहीद मुकावमत सईद हसन नसरुल्लाह की जो शहादत का सवाल है, देखिए एक तरफ ये शहादत है, दूसरी तरफ से पूरी दुनिया ने ये देखा कि इंसानी अक़दार को, इंसानियत की पासबानी के लिए कौन अफराद दुनिया में हैं, इसका भी एक बड़ा सबूत दुनिया को मिला है। चूँकि हम देखते हैं जैसे दुनिया में बड़े बड़े इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है या बड़े ममालिक हैं जो इंसानी हुकूक की पासदारी का जो दावा करते हैं, लेकिन हकीकतन पूरी दुनिया मुशाहिदा करती है कि जब इंसानियत पे मजालिम होते हैं, जब ये जारियत होती है, तो वो अपने मुनाफे की ओर देखते हैं, वो अपने मफादात के ओर देखते हैं और अपने मफादात की बुनियाद पर, अपने मुनाफे की बुनियाद पर फैसले लेते हैं। उनके पास इंसानी अक़दार और इंसानियत का कोई पास नहीं रखते हैं। लेकिन इस शहादत से हमें पता चलता है कि हकीकतन जो इंसानियत को बचाने वाले हैं, इंसानी अक़दार को बचाने वाले हैं, वो अशख़ास सईद हसन नसरुल्लाह की शक्ल में दुनिया में मौजूद है। देखिए, ये कहना कि होना चाहिए, ये तो 1400 साल से ये एक आरज़ू है कि उम्मत मुस्लिमा एक होकर गैर इंसानी और शयातीनी ताकतों से लड़े, लेकिन बदकिस्मती है खासकर इस जो हमारी पिछली स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इस अहम मोड़ पर हैं जहां 10,000 करोड़ रुपए की सफाई के मंसूबों का इफ्तिताह किया गया है। मिशन अमृत के हिस्से के तौर पर पानी और
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को हमेशा याद रखा जाएगा। इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी, किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी, कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी, तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता, तो शायद अखबारों की हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चेहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है, जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी छपा नहीं है, ऐसे लक्षावधि लोगों ने कुछ न कुछ दान करके, चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो, इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है, ऊर्जा दी है। और ये मेरे देश के उस चरित्र का परिचय करवाता है। कहीं खबर इजराइल के हवाले से बात करेंगे, जहां पर ईरान का इजराइल देखने को मिला है और ईरान ने इजराइल पर तकरीबन 400 जो ब्लास्टिक मिसाइल है वो दागे हैं, जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। और जहां पर इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि उनकी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई होगी। ये ईरान का इजराइल पर हमला था और इस वक्त IDF जो है काफी अलर्ट पर है और 400 ब्लास्टिक मिसाइल दागने की जो खबर है वो सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें भी जो अपलोड की गई थी, ट्विटर की बात करेंगे वहां पर, तो आपके सामने है। और जिस पर ये भी कहा गया है कि जो हिंदुस्तानी बाशिंदों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, जहां पर गैर जरूरी सफर गुरेज करने की हिदायत जो है वो दी गई है। हिजबुल्लाह चीफ हुसैन नसरुल्लाह की मौत के बाद भी इजराइल के जरिए लेबनान पर हमले जारी है और हर तरफ कत्ल का बाजार गर्म है। इस दरमियान ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए
इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं जो तकरीबन 10 लाख शहरियों को निशाना बना रही है। और इसके अलावा आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स की बात करेंगे, वहां पर देर रात कुछ वीडियोस भी पोस्ट की हैं, जो कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देर रात इन वीडियो को पोस्ट किया गया जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में देखने को मिल रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान ने 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है इजराइल पर दागे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में 100 से ज्यादा मिसाइल दागे जाने की खबर सामने आ रही है। इस दरमियान आईटीएफ ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद पूरे इजराइल में सायरन की आवाजें गूंज रही थी। और इसके अलावा जितने भी वहां के लोग हैं, शहरी हैं, उन्हें शेल्टर में रहने की गुजारिश उनसे की गई। खसूसन वस्ती और जनूबी इजराइल में लोगों से कहा है कि वो बैंकर में चले जाए। जो ये हमला है वो देखने को मिला और ईरान की तरफ से इजराइल पर ये हमला देखने को मिला है, और जहां पर इजराइल ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई भी उनकी तरफ से की जाए। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।